पिछले साल हमने मनाया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, जब भारत की 75th एनिवर्सरी थी। और इस साल जब भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट को अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि हम एक अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। This is the first budget in Amrit Kaal. इस अमृत काल का ओरिजिन वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब बताया जाता है कि जब स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हो जनता के लिए, मानो धरती पर ही स्वर्ग आ गया हो इंसानों के। लेकिन क्योंकि अब हम वैदिक समय में नहीं जी रहे, हमारी सरकार ने अपनी डेफिनेशन बनाई है इस अमृत काल। इन्होंने कहा है ये अमृत काल 2023 से लेकर 2047 तक को कहा जाएगा। 2047 वो साल जब भारत की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे। बेसिकली देखा जाए ये नई टेक्टिक है लोगों को सपने दिखाने की। 2014 में अच्छे दिन आने वाले हैं के सपने दिखाए गए थे, और अब जब 2023 आ गया तो हम अमृत काल में जी रहे हैं। Now I come to what everyone is waiting for. Arvind Kejriwal slamming the union budget, saying that it's only going to increase inflation. इलेक्शन के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, बाकी कुछ नहीं। There is a weakness in the budget. There was no mention of NREGA. There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. क्या बिक गई है गवर्नमेंट? अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान। जी हाँ, ये बजट अमृत काल का पहला बजट। आइए देखते हैं इस बजट के प्रोस एंड कॉन्स। कहाँ खर्चा बढ़ा, कहाँ पैसे काटे, और मिडिल क्लास को क्या मिलेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस बजट के सबसे बड़े फोकस एरिया से, जो कि है कैपिटल स्पेंडिंग। कैपिटल स्पेंडिंग का बेसिकली मतलब होता है जो पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप, बड़े बड़े एसेट्स में इकोनॉमी के अंदर, जैसे सड़कें, रेल बनाना, पोर्ट बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, ब्रिजेस बनाना। इस साल के बजट में कैपिटल स्पेंडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। पिछले साल के कंपैरिजन 33% ज्यादा पैसा खर्च करेगी। टोटल 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखा जाए तो यह 3.3% होता है इंडिया के जीडीपी। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है ये करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जॉब्स क्रिएट करना। बड़ा सिंपल लॉजिक है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो ज्यादा नौकरियां, ज्यादा जॉब क्रिएट होगी देश में। और जॉब्स क्रिएट करना एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है वर्तमान सरकार, बहुत ही बड़ा पॉइंट रहा है बीजेपी सरकार के ऊपर। बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहा है बीजेपी सरकार पे। कोविड-19 आने से पहले 2017 अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% रहा है, जिसे बताया जाता है पिछले 45 इयर्स में ये रिकॉर्ड हाई था। अब तक हालत बद से बदतर ही हुई है। इस ग्राफ पर नजर डालिए, पिछले 12 महीनों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था इंडिया में वो 7.4% था। तो इसे कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने अपनी कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाई, और दूसरी तरफ बताया सरकार ने कि जो पैसा फॉरेन से इन्वेस्ट किया जा रहा है इंडिया में, एफडीआई, वो था करीब 1.8 ट्रिलियन 1.8 लाख करोड़ रुपीस अप्रैल से अक्टूबर 2022 के बीच में। और इसे पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम है। आधे से ज्यादा जो फ्लो हो रहा है पैसे का वो हो रहा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और कंप्यूटर। अब आगे जाना तो इस साल का दूसरा सबसे बड़ा बजट का फोकस फिस्कल डेफिसिट को कम करना। उसके बीच में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब ये है जितना सरकार पैसा कमा रही है वो उतना नहीं है जितना सरकार खर्च कर रही है। इस साल का फिस्कल डेफिसिट है 16.61 बिलियन, 16.61 लाख करोड़ रुपए। लेकिन कंपैरिजन के लिए हम फिजिकल डेफिसिट को हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखते हैं, तो यह हुआ 6.4% ऑफ जीडीपी। कोविड के समय में 2020-21 में फिजिकल डेफिसिट हमें हाई मिला, जो कि 9.3% ऑफ जीडीपी। तो ये ऑलरेडी कम हो गया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है 2023-24 के लिए सरकार का टारगेट
5.9% ऑफ जीडीपी, और अगर उससे भी आगे जाए तो 2025-26 में 4.5% ऑफ जीडीपी हो। अब क्या लगता है आपको, ये कैसे किया जा सकता है? बड़ा ही सिंपल है। सरकार अपने खर्चे को कम करे, अपनी कमाई को बढ़ाए। कमाई बढ़ाने का मतलब कुछ जगहों पर टैक्स बढ़ाया जाए, खर्चे कम किया, मतलब कई सरकारी स्कीम के पैसे कट किए जाएं। और यही चीज हमें देखने को मिली इस साल के बजट में। फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम की सब्सिडी 28% का कट किया गया। इस फिस्कल ईयर में 5.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि अगले फिस्कल ईयर केवल 3.7 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इस साल के बजट में बहुत सारी चीजों का बजट कट किया गया है। मनरेगा स्कीम, जो सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट रूरल जॉब गारंटी प्रोग्राम, इस पर खर्च किए जाने वाला पैसा पिछले ईयर के मुकाबले 89,400 करोड़ से घटाकर सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए कर दिया। ये पिछले 5 सालों में सबसे छोटा अमाउंट। अगर इससे परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर देखा तो ये ओवरऑल सबसे छोटा अमाउंट है जो खर्च किया जा रहा है मनरेगा पर, सिर्फ 1.3%, जैसा आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। इस पॉइंट पर ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज भी किया सरकार कि क्या एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए अगर इस जॉब क्रिएशन की स्कीम से इतना बड़ा कट किया जाएगा तो। न किसान, न जवान, न नौजवान, इस बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। स्टार्टअप्स की बात की जाए तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा है एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाए। इसके तहत स्टार्टअप को एक्सेस दिया जाए देश भर के डेटा सेट्स का, जो एनोनिमस होंगे, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सरकार ने कहा है कि यहाँ पर मशीन लर्निंग और एआई एल्गोरिदम्स का पोटेंशियल इतना अच्छा है कि इसकी मदद से हम देश में आने वाले समय में 200 से लेकर 500 बिलियन डॉलर जनरेट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं इस चीज का, तो एआई का इस्तेमाल हम कर सकते हैं हेल्थ सेक्टर। छोटी ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में हम बता सकते हैं। मान लो कि इस स्टेट में, इस शहर, इस गांव में प्रॉब्लम आ रही, वैक्सीनेशंस टाइम पर देने में बच्चों को, तो प्रॉब्लम्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा और डिसाइड किया जा सकता है एआई एल्गोरिदम के इस्तेमाल से कौन से एरिया को हम टारगेट करें। और क्योंकि ये जो डेटा यहाँ दिया जाएगा एनोनिमाइज्ड होगा, किसी भी एक इंसान से अटैच नहीं होगा, प्राइवेसी का इशू नहीं आना चाहिए, लोकलाइज्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़े अच्छे से हो सके। इस बजट में 7 मेन प्रायोरिटीज बताई थी हमारी वित्त मंत्री ने, जिसमें से पहली प्रायोरिटी लिस्ट में थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ से गवर्नमेंट का मतलब है ऐसी ग्रोथ हो देश में जिसमें सारे ग्रुप्स को लेकर आगे बढ़ा, यूथ, औरतें, फार्मर, ST/SCs, OBCs, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और बाकी अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, यानी सबका साथ सबका विकास हो। इस साल के वुमेन बजट में ज्यादा कोई इंक्रीज नहीं देखा गया पिछले साल के 25,172 करोड़ के कंपेयर। इस साल होगा 25,448 करोड़ रुपए। एक ऐसे वक्त पर जब इंडिया की मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम बढ़ रही है, गवर्नमेंट का जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है बच्चों के, प्रेग्नेंट औरतों के लिए, जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इसमें भी कोई ज्यादा बड़ा बजट एलोकेशन नहीं दिखा। पिछले साल 20,263 करोड़ के कंपैरिजन में इस साल बढ़ाकर 20,554 करोड़ रुपए कर दिया गया। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर है, उसमें कटौती देखने को मिली है। पहले 3,437 करोड़ रुपए, अब 1,429 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए इस वजह। अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, अगर हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था वो काफी सक्सेसफुल हुआ।
112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में से 95% में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिला। हेल्थ, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। इसी के चलते सरकार ने अब ये तय किया है कि ऐसे 500 और ब्लॉक आइडेंटिफाई। ट्राइबल वेलफेयर की अगर बात किया जाए तो सरकार ने कहा है एकलव्य स्कूल्स हैं ट्राइबल्स के लिए। केंद्र सरकार 40,000 से भी ज्यादा टीचर्स और स्टाफ्स का रिक्रूट। 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में करीब 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्लान है 2047 तक सिकल सेल एनीमिया डिसीज को एलिमिनेट। इसके चलते यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाएगी 7 करोड़ लोगों 0 से 40 ईयर एज ग्रुप में जो अफेक्टेड ट्राइबल एरिया में रहते हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 6% से लेकर 6.8% तक हो सकता। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री की खुद की एक एनुअल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात की जाए तो इस साल के बजट में एलोकेशन को कम किया गया है, लेकिन पिछले साल जो सरकार को एक्सपेंडिचर करना था वो उतना भी नहीं हुआ। फूड सब्सिडीज में कटौती की जा रही है। 1.97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 90,000 कुछ रुपीस बचा रही है सरकार। ये कटौती करने के लिए सरकार की जो PMGKAY योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी शुरुआत की गई थी कोविड-19 के दौरान। एक्स्ट्रा 5 किलो अनाज फ्री देने के लिए 81 करोड़ लोगों को। इसको 1 जनवरी से बंद कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना बंद हो गई हो। स्कीम अभी भी है, लेकिन इसके अंदर काम कुछ और हो रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो सप्लाईज चावल और गेहूं की, जिन पर चार्ज किया जाता था, चावल पर 3 रुपए पर किलोग्राम, गेहूं 2 रुपए पर किलोग्राम, और इन्हें अब फ्री किया जा रहा है। एजुकेशन और हेल्थ केयर के सेक्टर जिन्हें हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, यहां पर एलोकेशन थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन परसेंटेज ऑफ टोटल बजट देखा जाए तो वहां पर थोड़ी कटौती की गई। इस बजट में 1.13 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे। एजुकेशन के सेक्टर में 99.9 करोड़ रुपीस के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ बजट 2.51 है और यह कम होता है पिछले साल के 2.64% के कंपैरिजन में। और सिमिलरली जो हेल्थ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, पिछले साल 2.2% था, इस साल अब 1.98% टोटल जीडीपी, लेकिन कुछ चीजों पर एलोकेशन काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। लेकिन जो रोड ट्रांसपोर्ट पर जो पैसा खर्च किया जाएगा उसको 24% बढ़ाया गया। टोटल अमाउंट 2.7 लाख करोड़ रुपए और पिछले साल था 2.17 लाख करोड़ रुपीस, तो इस पर 24% का। डिफेंस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है और इसे भी बढ़ाया गया है 13% से, जो कि होता है 5.94 लाख करोड़ रुपीस। रेलवे पर तो एक ऐतिहासिक एलोकेशन करी गई, जो कि 1 लाख करोड़ रुपीस ज्यादा खर्च किए जाएंगे इस साल। 2.4 लाख करोड़ रुपीस है टोटल। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले साल जो मिनिस्ट्री रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करेगी उसका रेट होगा 16 किलोमीटर पर डे, मतलब 16 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी। और आज का जो रेट है वो है 12 किलोमीटर प्रतिदिन। 3 और फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी जहां पर वंदे भारत ट्रेन की कंस्ट्रक्शन होगी और इंडियन रेलवे हाइड्रोजन पर चलने वाली ट्रेन को भी इंट्रोड्यूस करेगी इस साल के एंड में। एनवायरनमेंट के सेक्टर की बात की जाए तो सरकार का एम है 2017 मतलब 2070 तक इंडिया एक नेट जीरो कंट्री बने। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसी के तहत एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी अनाउंस किया, जिस पर 19,700 करोड़ रुपीस एलोकेट किए जाएंगे। इसका टारगेट है कि
2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हो देश। टोटल करीब 35,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा इस बजट में नेट जीरो ऑब्जेक्टिव के लिए। एक पीएम प्रणाम स्कीम भी लॉन्च करी गई है ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को प्रमोट करने, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम हो, जो कि अच्छी चीज है। इस पीएम प्रणाम स्कीम का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड ऑफ मदर अर्थ। एम्यूलरेशन का मतलब होता है ग्रोथ करना, इंप्रूव होना। कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जिनके अंदर ग्रीन ग्रोथ की बात करी गई, एक है मिस्ट्री मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोरेलिन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ताकि मैंग्रोव प्लांटेशन बढ़ाई जाए इंडिया की कोस्ट लाइन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सुनामी के पॉइंट ऑफ व्यू, सुनामी से बचाने के लिए, बीच इरोशन को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। इसके अलावा है भारतीय प्रकृति खेत बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर। करीब 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहां पर सरकार प्रमोट करेगी माइक्रो फर्टिलाइजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। कुछ कमोडिटीज जिनके दाम बढ़ेंगे, सिगरेट तंबाकू पर टैक्स बढ़ाया गया है, इंपोर्ट ड्यूटी कंपाउंडेड रबड़ पर बढ़ाई गई है 25%, पहले के 10% से 25% कर दी गई। किचन पर लगने वाली चिमनी पर डबल कर दिए गए हैं, जो 7.5% से 15% कर दिया गया है इलेक्ट्रिक चिमनी पर। और गोल्ड बार से बनी हुई चीजों पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। दूसरी तरफ टीवी में लगने वाले ओपन सेल्स पार्ट पर 2.5% से काटा गया है। स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन मटेरियल्स का यूज किया जाता है उन पर भी काटा गया है, और लैब ग्रोन डायमंड इन पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है। और अब बात करते हैं जो मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स रिजीम पर। सरकार जो टैक्सेस से पैसा कमाती है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 12% से बढ़ जाएगा फिस्कल ईयर 2023-2024 23.3 लाख करोड़ होगा, पिछले साल के 20.86 लाख करोड़ के कंपैरिजन। और यहां पर हम बात करते हैं नई टैक्स रिजीम के बारे में, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1 अप्रैल 2020 में अंडर सेक्शन 115BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब था टैक्स सिस्टम को और सिंप्लीफाई करना और एक लोअर रेट लाना। अभी तक टैक्स पेयर के पास ऑप्शन था कि वो चूज कर सकते नई टैक्स रिजीम को और पुरानी टैक्स रिजीम। अभी भी वो ऑप्शन रहेगा, लेकिन अब सरकार ने यह किया है, नई टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट हो गई है नए टैक्स फाइलर के लिए, जो नए लोग आते हैं, जो नए टैक्स पेयर है उनके लिए, पहली बार जो अकाउंट ओपन कर रहा है उनके लिए। बेसिकली सरकार चाह रही है जो नई टैक्स रिजीम है लोग उसको फॉलो करें। सरकार ने 2 चीजें करी है नई टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने। सबसे पहले जो रीबेट लिमिट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 5 लाख से लेकर 7 लाख तक। मतलब आप नई टैक्स रिजीम लेते हो और आपकी तनख्वाह 7 लाख रुपए है एनुअली, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर आपकी तनख्वाह 7 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, 1 रुपए भी, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 लाख आपको जो टैक्स रेट है वो भरने पड़ेंगे। इस टेबल को देखिए, 0 to 3 लाख कोई इनकम टैक्स नहीं है, नील। 3 to 6 लाख 5% है इनकम, 6 to 9 लाख 10% है टोटल इनकम का। अगर आपकी इनकम एक साल में 7,01,000 रुपए हो गई, आपको 3 to 6 लाख पर 5% टैक्स भरना पड़ेगा, 6 to 7.1 लाख पर 10% टैक्स भरना पड़ेगा। इससे काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होगी, हो सकती है, जहां पर लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए जीरो रखने के थोड़ा हेरा फेरी करने की कोशिश। देखा जाए तो कोई भी 7 लाख से 8 लाख के बीच में नहीं रहना चाहेगा, या तो 7 लाख से नीचे रहना चाहेगा या उससे ऊपर रहना चाहेगा। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम बहुत बढ़ेगी और आप इन
पैसे भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे कहीं, तो शायद आपके लिए बेहतर यही है कि आपको पुरानी टैक्स रिजिम फॉलो करना चाहिए, पुरानी टैक्स रिजिम पर ही बने रहें। अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट्स दिया जाएगा 50,000 रुपए तक का नई टैक्स रिजिम में। इससे क्या होता था, पहले नई टैक्स रिजिम में कोई भी डिडक्शन नहीं होता। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने लग रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर, फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं, इन सब में पुरानी टैक्स रिजिम में ज्यादा बेनिफिट और न्यू टैक्स रिजिम में 50,000 तक का बेनिफिट दिया गया है, जो कि पुराने के कंपैरिजन में अभी भी काफी कम है। इसलिए मैंने कहा, अगर आपकी मैसिव इनकम हो रही है और आप इसको लगाना चाह रहे हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में, तो शायद से आपके लिए पुरानी टैक्स रिजिम ही अच्छी रहे। तो काफी सोच समझकर लेने वाला यह डिसीजन है कि कौन सी रिजिम को चूज किया जाए। ओवरऑल इस बजट को देखा जाए तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट से डील करने के लिए कैपिटल स्पेंडिंग के भरोसे बैठी है। इसमें कितनी जॉब क्रिएशन होगी और लॉन्ग टर्म में कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। यहां पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फिजिकल डेफिसिट कम करना देश के लिए एक अच्छी चीज है।